नमस्ते। हमारे इस खास बातचीत में आपका स्वागत। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित विषय हैं, जिसमें से 3 राज्यों में जो वोटिंग है वो हो चुकी है। 3 राज्यों के प्रत्याशी जो हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, वो अब ईवीएम मशीन के हवाले जनता ने, मतदाताओं ने कर दिया है। अब वो उनकी जो उम्मीदें हैं, किसकी उम्मीद जनता किसकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरेगी, ये तो आने वाले 3 दिसंबर को स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इस बीच में बाकी के जो 2 राज्य हैं जहां पर अभी वोटिंग होनी है, राजस्थान और तेलंगाना, इन दोनों राज्यों को लेकर के अब खूब घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य लड़ाई में है राजस्थान के अंदर, और कांग्रेस और बीआरएस जिस तरीके की लड़ाई में है तेलंगाना के अंदर। हालांकि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और लोकसभा सीटों के हिसाब से अगर हम देखें तो वहां पर भी उनकी अच्छी उपस्थिति है। पर विधानसभा चुनाव के हिसाब से अभी तक जो भी सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं, वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कोई बहुत उनके लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही हैं। तो मुख्य लड़ाई में जो तमाम सर्वे हैं वो भी बीआरएस और कांग्रेस को ही रख रहे हैं तेलंगाना के अंदर। लेकिन इन सबके बीच में जुबानी जंग तीनों तरफ से हो रही है। कांग्रेस और भाजपा की जुबानी जंग जो है, वादे, गारंटियां और जुबानी जंग राजस्थान में चल रहा है। वहीं बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये त्रिकोणी जो जुबानी जंग का मुकाबला है, जो गारंटियों का मुकाबला है, जो वादों का मुकाबला है, ये तेलंगाना के अंदर हो रहा है। कुल मिलाकर ये जो सियासत है चुनाव की, जिस तरीके से देखी जाती है वो चल रही है। इसके बीच में उत्तर प्रदेश में भी कुछ सियासी हलचल दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये हलचल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हलचल सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। तो आज इन मुद्दों पर विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और इनको समझाने के लिए हमारे पास प्रोफेसर रविकांत सर मौजूद हैं। एक प्रोफेसर साहब जो सियासत की पर भी उतनी ही पैनी नजर रखते हैं जितनी विषय के हिसाब से। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, 5 राज्यों का चुनाव इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। तो पहली टिप्पणी मैं चाहूंगा कि उन 5 राज्यों के चुनाव पर, जिसमें अभी वोटिंग खत्म हुई है, उस पर भी, और आने वाले जो 2 राज्य बचे हुए हैं वोट के लिए, उन पर भी। तो उसके साथ शुरुआत करें, फिर हम आगे सवाल जवाब पर बढ़े। देखिए, 5 में से 3 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है और ये लोकतंत्र का उत्सव है। मतदाताओं को 5 साल के बाद अपने अनुसार सरकार बनाने का, सरकार बदलने का अवसर मिलता है और उसमें मतदाताओं ने बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिया है। ये हमारे लोकतंत्र की जीवंतता को बताता है। लेकिन जब वोट ज़्यादा पहुँचता है, जब मतदाता ज़्यादा घरों से निकलते हैं, तो ये देखा गया है, जो पैटर्न है पुराना, कि वो ज़्यादातर बदलाव के लिए वोट करता है। लेकिन मध्य प्रदेश में वो चीज़ दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की अपेक्षा कम वोट परसेंटेज हुआ है। वहाँ पे कांग्रेस वैसे भी मजबूत दिखाई पड़ रही थी। बीजेपी के पास कोई लीडरशिप नहीं थी, रमन सिंह को किनारे कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ में ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आसानी से चुनाव जीत रही है। हालाँकि पिछले बार जिस तरह से उन्होंने चुनाव जीता था, उतनी बड़ी विक्ट्री नहीं होने जा रही है। मध्य प्रदेश में जनता चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस वहाँ निमित्त मात्र थी। बदलाव के लिए लोग घरों से निकले, देर रात तक रहे और वोट डाल कर के ही घर गए। 75% से ज़्यादा करीब वोट हुआ है और ये मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, वो बदलाव के लिए वोट दिखाई पड़ रहा है। मिज़ोरम में तो वहाँ के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने कह ही दिया था कि हम मंच शेयर नहीं कर सकते। तो इन तीनों राज्यों में तो बीजेपी एक तरह से कह रहे हैं कि लूज़ कर रही है। कांग्रेस को उससे बड़ा फायदा हो रहा है 2 राज्यों में। राजस्थान में एज दिखाई पड़ रहा था बीजेपी को, क्योंकि एक पैटर्न भी है वहाँ, 30 साल से चल रहा है, हर 5 साल पे सरकार बदलती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत ने अच्छी योजनाएं लागू की थी, वहाँ लोग थोड़ा खुश हैं। सचिन पायलट के साथ कुछ टसल है, इस वजह से भी बीजेपी को थोड़ा फायदा दिख रहा था। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को जिस तरह से किनारे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो एक तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और मैं इसको देखता हूँ कर्नाटक की तरह से। कर्नाटक में येदियुरप्पा साहब को जैसे किनारे किया गया था, उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी बड़े मार्जिन के साथ वहां चुनाव जीती। वसुंधरा राजे सिंधिया बहुत कद्दावर लीडर हैं बीजेपी की और मैं उनका स्त्री होने के नाते बड़ा सम्मान करता हूँ।
वो राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री महिला है। बाकी जो लोकप्रियता उनकी है वहाँ के मतदाताओं के बीच में, बीजेपी के मतदाताओं के बीच में, वो सबसे ज्यादा है। अब मोदी जी ने वहाँ राज्यवर्धन राठौर को, ओम बिरला को, या जो कानून मंत्री हैं उन लोगों को थोड़ा आगे किया है, या दिया कुमारी को आगे किया है। उससे बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं होने जा रहा है। अगर वसुंधरा को आगे नहीं करते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा। और जहां मुझे ये दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा कमजोर स्थिति में है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जाकर के वहां की परिस्थितियों को संभाल लिया है। अद्भुत कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी पहुंचे, और जैसे ही एयरपोर्ट से निकले और जब ये पत्रकारों ने कहा कि देखिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों लोग एक साथ दिख रहे हैं, राहुल गांधी की टिप्पणी के दिख नहीं रहे हैं, वो एक साथ हैं, एकजुट हैं और हम स्वीप करने जा रहे हैं। सोनिया गांधी संभालने के लिए वहां पहुंच गई हैं, क्योंकि जो हवाला दिया गया पार्टी की तरफ से कि वो बीमार हैं और उनको अच्छी हवा की जरूरत है, दिल्ली में पॉल्यूशन है, तो अच्छी हवा तो शिमला में मिलती, कश्मीर में मिलती, लेकिन दरअसल वो राजस्थान में पार्टी की हवा अच्छी करने के लिए गई है। तो उससे कांग्रेस पार्टी में भी उम्मीद फिर से जीवित हुई है, तो उसका फायदा वहां मिल सकता है। तेलंगाना में बीजेपी ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, भले ही चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, लेकिन वो इस बात को समझ चुकी थी कि अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो उसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। यानी बीआरएस कमजोर होगी और जो कांग्रेस पार्टी तो अपने आप मजबूत है ही, और वो चुनाव निकाल ले जाएगी। तो अपने वोट को वो शिफ्ट करने के मूड में है बीआरएस के साथ। मुझे लगता है कि तेलंगाना में मुकाबला कांटे का है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वहां कांग्रेस आसानी से चुनाव जीत रही है, लेकिन मैं बीजेपी की स्ट्रेटजी को जहां देख रहा हूं, मुझे लगता है कि उन्होंने चुनाव को फंसा दिया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दो बड़े लीडर हैं वहां के लिए, और उनके कैंपेन पर निर्भर करेगा कि तेलंगाना में जो 19-20 का फासला है वो किधर जाता है। इसलिए मैं अभी वहां बिल्कुल नहीं कह सकता कि कांग्रेस जीत रही है या बीआरएस जीत रही है, लेकिन मुकाबला सिर्फ यही, तीसरे चौथे नंबर पर बीएसपी और बीजेपी है। सर, चूंकि राजस्थान की बात हुई, तेलंगाना की बात हुई, राजस्थान में एक चीज और देखी जा रही है सर, प्रियंका गांधी की जो सक्रियता है, प्रियंका गांधी की इसी सक्रियता की देन थी शायद कि उनको चुनाव आयोग से नोटिस आता है, मध्य प्रदेश के बयान को लेकर के ये नोटिस उनको आई थी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में प्रधानमंत्री जी का नाम होता है। सर, मैं समझना आपसे ये चाहता हूं कि अब जब कोई नेता सामने वाली पार्टी का, विरोधी दल का, यानी कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, जब वो प्रधानमंत्री के लिए कोई बात कहता है या नरेंद्र मोदी के लिए कोई बात कहता है, आपका स्टार कैंपेनर की लिस्ट में नाम है, अब वो प्रधानमंत्री के लिए कह रहा है वो या स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी के लिए कह रहा है, ये कैसे अंतर डिफाइन होगा? जब चुनाव हो रहा है तो उस समय पर चुनाव आयोग जो है वो प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के लिए नोटिस इशू करना उसका कितना सही है अगर हम नीतिगत रूप से देखें तो, और कि हम भाजपा के स्टार कैंपेनर को भाई प्रधानमंत्री ना मार करके नरेंद्र मोदी मानेंगे या प्रधानमंत्री मानेंगे? नहीं, अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो घर बैठना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। लेकिन अगर स्टार कैंपेनर के रूप में वो एक पार्टी के नेता भी तो है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री थोड़ी है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आयोग को ये, लेकिन आजकल वो चुनाव आयोग को केचुआ लिखा जा रहा है, इसमें रेढ़ नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने जो वहां बोला कि ऐसे वोट करना है कि जैसे आप उस फांसी पे चढ़ा रहे हैं, ये कौन सी भाषा है? आप क्या मतदाताओं को जल्लाद बना रहे हैं? ये मैंने तो इसके पहले किसी नेता में, छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री, किसी नेता की ऐसी भाषा नहीं देखी। लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पहले के भी कई चुनावों में हुआ, कभी कोई नोटिस नहीं गई। तो खैर, केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में मुझे अब कोई शक नहीं है, किसी को भी कोई शक नहीं है। तो वो प्रेशर में डालने के लिए प्रियंका गांधी को नोटिस कर सकते हैं, वो राहुल गांधी को भी नोटिस भेज सकते हैं, वो ये सब करेंगे। और इससे लोगों का कांग्रेस के प्रति, प्रियंका गांधी के प्रति विश्वास पुख्ता होता है। ये शायद गलती हो रही है, चुनाव आयोग जो कर रहा है वो, अब इसमें कोई शक ही नहीं है कि बीजेपी के इशारे पर कर रहा है। ये कहने में भी मुझे कोई शर्म लिहाज नहीं। जब वो इतना बेशर्म है तो मुझे क्या शर्म करना है। तो ये अल्टीमेटली भारी पड़ेगा बीजेपी को। और आप प्रियंका गांधी के कद को बढ़ा रहे हैं। प्रियंका गांधी इस समय बड़ा धारदार बोल रहे हैं, वो बहुत मजाकिया लहजे में।
और मोदी जी ने कभी सोचा नहीं था कि हमारा इस तरह से मजाक उड़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजकल बहुत रो रहे हैं, रोनी सूरत बना रहे हैं, हमको इतनी गालियां मिल रही हैं, पहले किलो के भाव मिलती थी, अब गिनती के भाव की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सलमान खान की मूवी आई थी तेरे नाम, मोदी जी पर भी एक मूवी बननी चाहिए जिसका नाम हो मेरे नाम। ये जो हल्की फुल्की टिप्पणियां, मुझे लगता है कि राजनीति में ये सब होता है, ये कोई जी। गुनाह नहीं है, लेकिन उसके लिए आप नोटिस दे देते हो, और जो जल्लाद बना रहा है मतदाताओं को उसके लिए आप कुछ नहीं करते। इस समय सर घोषणा पत्रों का दौर है, लगातार सारे राज्यों में घोषणाएं हुई। तो एक तरफ मोदी जी की गारंटी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र लॉन्च कर रही थी, जिसको संकल्प पत्र कहते थे। बीच में उन्होंने मोदी की गारंटी कहना शुरू कर दिया था, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की गारंटियां थी। तो ये मोदी की गारंटियां वर्सेस राहुल गांधी की गारंटियां जो है, ये जो लड़ाई है सर, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मोदी जी नाम का जो ब्रांड था वो अविश्वसनीय हो गया है, वो दरक चुका है। वो गुब्बारा था जिसे कारपोरेट मीडिया के जरिए फुलाया गया था, और वो तब तक मजबूत रहा, तब तक फूला रहा, जब तक राहुल गांधी ने अपने कदमों से उसकी हवा नहीं निकाली। भारत जोड़ो यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से एक्सपोज हो गए देश की जनता के सामने, और अब वो गारंटी नहीं काम कर रही है। और राहुल गांधी जिस ढंग से आजकल बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं, और राहुल गांधी तो बिल्कुल दो टूक की, जो मोदी की गारंटी है वो अडानी की गारंटी, और कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है वो किसानों, छोटे व्यापारियों, मजदूरों के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए गारंटी है वो। तो इसमें भी राहुल गांधी को एज मिल रही है, राहुल गांधी कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी अविश्वसनीय हो चुके हैं। वो कह भी रहे हैं ना कि 15 लाख का वादा किया था और आपने 14.5 लाख करोड़ पूंजीपतियों का ऋण आपने माफ कर दिया। जो अडानी 600 नंबर से ऊपर था वो दूसरे नंबर का अरबपति हो जाता है। आप पैसा अडानी को दे रहे हैं, हम गरीबों को पैसा देंगे। तो जो संकल्प पत्र है उसमें जो मोदी की गारंटी है वो उतना लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। लोग उसके बारे में अब उतना मुतमईन नहीं है, उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि राहुल गांधी वो भी कह रहे हैं कि देखिए हमने ओपीएस को भी लागू किया, हमने पहले दिन से ही सिलेंडर भी सस्ता किया, और जो भी उन्होंने वादे किए थे वो वादे हमने पहले कैबिनेट से पूरे किए। तो वो दिखा रहे हैं कि हमारी उपलब्धियां ये है, और मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था वो नहीं हुआ, काला धन वापस नहीं आया, 15 लाख पॉकेट में नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार की बात थी वो नहीं हुआ। तो एक तरफ जुमला है और दूसरी तरफ सच्चाई है। ये फर्क आज लोग समझ रहे हैं, और उसका सीधा फायदा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। जी, अब हम चुनावी राज्यों से बाहर निकल करके उत्तर प्रदेश की सियासत में आते हैं सर, वहाँ पर थोड़ी-सी बात हो, क्योंकि जो कुछ वहाँ पर भी सियासी हलचल देखा जा रहा है, और ये जो सियासी हलचल है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल कई ऐसे मौके रहे बीते दिनों सर, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो है, वो गायब रहे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की जो राजधानी है लखनऊ, वहां से बाहर जब कैबिनेट हुई, उस कैबिनेट में भी वो नहीं दिखे। अयोध्या में इतना बड़ा दीपोत्सव, जो सरकार जिसको लेकर के रिकॉर्ड की बात करती है, वो दीपोत्सव हुआ, उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं जाते हैं। इन सबको लेकर के तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या सर ये महज संयोग है, या कुछ पार्टी के अंदर खाने, सरकार के अंदर खाने कुछ चल रहा है? नहीं, डेफिनेटली चीजें बदलते हुए दिख रही हैं, और सियासी गलियारों में कोई भी बात बिना धुएं की नहीं होती। कुछ तो है जिससे अभी पर्देदारी है। दरअसल दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तो ये कि जो केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनाए गए, वो अमित शाह की लॉबी के, ओम प्रकाश राजभर भी और दारा सिंह चौहान भी, और मोदी जी ने भी कैबिनेट का विस्तार नहीं किया। दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य की नेम प्लेट तक हटवा दी योगी जी ने, उनको स्टूल पर बिठाया गया, और उनकी अब हिम्मत अचानक ये हो गई है कि वो दिल्ली दौड़ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि योगी जी किसी की नहीं सुनते हैं, सारे विधायक मंत्री परेशान हैं, केवल कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए काम चला रहे हैं। तो ये जो इस समय पॉलिटिकल गॉसिप हो रही है उसका एक आधार है। ये भी माना जा रहा है कि ये अमित शाह की शह पर हो रहा है। अब वजह जो भी हो,
एक बड़ा कारण ये है कि जातीय जनगणना का और ओबीसी कार्ड जब से नीतीश कुमार राहुल गांधी ने खेला है, बीजेपी बहुत डिफेंसिव मोड में है कि वो ओबीसी को किसी तरीके से अपने साथ जोड़े रखने में कामयाब हो। उसके लिए बहुत कुछ करके देख चुके हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन अभी उनका कोई भी पत्ता कामयाब नहीं हुआ है। ऐसे में वो उत्तर प्रदेश के जरिए एक मैसेज देना चाहते हैं और उसी में अमित शाह अपने भविष्य का कांटा भी निकालना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूत हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी के बाद उनका ही नाम चल रहा है बीजेपी के पॉलिटिक्स में। तो उस वजह से अमित शाह जो अपने आप को उनका उत्तराधिकारी मानते हैं, उनके लिए जो संकट पैदा हो रहा है तो वो यहीं से खत्म कर देना चाहते हैं। योगी जी को वापस उनको मठ भेजना चाहते हैं। तो पहले तो ये चल रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी कर दी जाए, योगी जी को दिल्ली बुला लिया जाए, लेकिन जो मैंने सुना है वो हो सकता है गलत हो कि योगी जी ने साफ मना कर दिया। दूसरा फिर ये भी हुआ कि नीतीश कुमार का जो चैलेंज है उसके लिए बीजेपी किसी कुर्मी को मुख्यमंत्री बनाए, तो उसमें एक पंकज चौधरी हैं, उनका नाम आया। केशव प्रसाद मौर्य का तो नाम चल ही रहा है। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा वो जो बड़ा कारण है वो है कि योगी जी को कैसे मुख्यमंत्री पद से हटा करके और उनको उनकी पॉलिटिक्स को कमजोर किया जाए और अमित शाह नंबर 2 और उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित हों, ये प्रयास वो कर रहे हैं। इसीलिए अब तीसरी जो खबर मिल रही है कि गोरखपुर से सांसदी का चुनाव लड़ेंगे योगी जी, और इसके लिए मोदी जी उनको मनाएंगे, मोदी जी उनको कहेंगे। और मोदी जी थोड़ा डिप्लोमेटिक हैं, अमित शाह और योगी दोनों को अपनी मुट्ठी में उस तरह से रखना चाहते हैं, दोनों के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहते हैं। ये भी बात आ रही थी कि अगर मोदी जी कहते हैं तो वो चुनाव लड़ेंगे क्या। मुझे लगता है कि अगर मोदी जी कहते हैं तब तो वो चुनाव लड़ेंगे। 2024 में जो भी परिस्थितियां हो, 6 महीने तक तो आप दोनों ही सदन में रह सकते हैं। 6 महीने में आपको विड्रॉ करना होता है, एक जगह रहना होता है, तो मुख्यमंत्री बने रहना चाहेंगे, वो मुख्यमंत्री पद से नहीं हटना चाहेंगे। योगी जी को अगर हटाया जाता है तो वो बगावत पर उतर आएंगे। वो हिंदू हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष रहे हैं, वैसे भी कोई आरएसएस के आदमी नहीं है। आरएसएस उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद ज्वाइन की है, तो उनकी वो प्रतिबद्धता नहीं है। उनकी ख्वाहिश जो है वो आरएसएस के जरिए अब मोदी का उत्तराधिकारी बनने की है, और उसमें अमित शाह जिस तरह से बाधा बन रहे हैं, क्या योगी जी नहीं समझ रहे हो। ऑब्वियस है समझ रहे होंगे। तो दाव पैच यहाँ भी होंगे, शतरंज की बिसात वहां भी बिछाई जाएगी। ये अभी चलेगा। अब इसमें कौन कामयाब होता है, योगी या अमित शाह, ये देखने की जरूरत है। जी, समय समय पर इस बात की चर्चा होती भी रही है, चाहे वो दारा सिंह चौहान को चुनाव लड़ाया जाना हो या ओम प्रकाश राजभर को पार्टी में वापस लिए जाना हो। इन सारे मौकों पर ये कहा गया कि ये सारे लोगों की एंट्री जो है वो अमित शाह के मार्फत हुई और वो कहीं ना कहीं योगी और जी जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को छोटा करने के लिए, उनके उनके जो उनका कद है उसको घटाने के लिए सीधे अमित शाह ऐसी चीजें करते रहते हैं। और फिर आज आप भी जो बात कह रहे हैं उसमें सर एक चीज और है, मैं चलते चलते एक चीज और समझ लूं। दिल्ली जाकर के अमित शाह से मिल लेते हैं केशव जी, जेपी नड्डा साहब से मिल लेते हैं, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं, लेकिन इस तरीके के जब मामले आते हैं तो हमेशा मौन साध लेते हैं। उनकी तरफ से कभी मामलों में खंडन नहीं आता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें ठीक है, सरकार मजबूती से चल रही है, हम एक हैं और हम योगी के नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। तो क्या योगी का नेतृत्व भी केशव जी स्वीकार नहीं कर पाते हैं या इस चुप्पी के और भी कुछ मायने निकाले जाने चाहिए या निकल सकते हैं? देखिए आरपी जी, आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव के पहले बीजेपी की बागडोर केशव प्रसाद मौर्य के हाथ पे थी। उन्होंने मेहनत की थी, मौर्य समाज को या ओबीसी की वो चेहरा बन करके आए थे यूपी में। इसका फायदा बीजेपी को मिला। 315 या इतनी सीटें जीती, 2/3 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी यूपी में। केशव प्रसाद मौर्य ये ख्वाब देख रहे थे कि वो सीएम होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ सीएम हुए, तो वो ख्वाहिश तो उनकी पुरानी है। फिर 19 में उन्होंने, सॉरी 22 में उन्होंने वो ख्वाब देखा, लेकिन वो चुनाव हार गए। कैसे हारे ये भी लोग जानते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ था। बावजूद इसके वो डिप्टी सीएम बनने में कामयाब हो गए। चुनाव भी वो इसीलिए हारे थे, हराए गए, जो भी हुआ हो, कि अब वो जितना मोरल उनका है उसको थोड़ा सा कमजोर किया जाए, जो उत्साह उनके भीतर है उसको थोड़ा कमजोर किया जाए। तो इसलिए वो खामोश थे।
22 के बाद आपने नहीं सुना होगा कि कभी उन्होंने बगावत की। वो बराबर योगी जी के नेतृत्व की बात कर रहे थे कि हम उसमें काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अचानक उनकी जो आवाजाही बढ़ी है, जो सक्रियता बढ़ी है, वो संदेह पैदा कर रही है कि ये गेम कोई और सेट कर रहा है, और वो कोई और नहीं, अमित शाह है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर इन राजनीतिक संशयों से लोगों का पर्दा उठाने के लिए। और चूँकि ये सियासी लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और अमित शाह साहब इस तरीके के प्रयास लगातार करते आ रहे हैं। साल 2017 में जब से बतौर मुख्यमंत्री योगी की ताजपोशी हुई, उसके बाद से कई सारे ऐसे कदम उठाए गए केंद्र की सत्ता के द्वारा, भाजपा के इस शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, जिससे योगी की जो स्थायित्व उनका है उसको डिस्टर्ब किया जा सके और उनके कद को घटाया जा सके। हालांकि अभी तक इसमें सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं और ठीक ऐसा ही मामला 2022 में विधानसभा चुनाव के 6-7 महीने 6-8 महीने पहले भी देखा गया था। बहरहाल सियासी हलचल जैसे जैसे होती रहेगी हम आप तक पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।